नमस्कार बंधु। अगर यार सिंपल से क्वेश्चन पूछूं आपसे कि आपको इस डिजिटल एसेट को इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में ट्रांसफर करना है और आपको इसके लिए 25 से 30 हज़ार रुपये तक देने पड़ सकते हैं, तो क्या आप इस ट्रांजेक्शन को करोगे? ऑब्वियसली नहीं गाइस। बट गाइस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इससे भी ज़्यादा फीस दे रहे हैं ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कराने के लिए। तो बस आज हम वीडियो में बात करेंगे इसी चीज़ को लेकर कि इतनी ज़्यादा फीस क्यों लग रही है और लोग इतना ज़्यादा फीस पे क्यों रहे हैं। उसके साथ हम आज बात करेंगे इथेरियम 2.0 को लेके। जो लास्ट वीडियो हमने बात की थी इथेरियम को लेके, उसी बात को कंटिन्यू करते हुए इथेरियम 2.0 पे बात करने वाले हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम इस वीडियो को देखिए आगे। और गाइस वीडियो के लास्ट में आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा कि जो इथेरियम है गाइस एक लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, या फिर जिसके बारे में बहुत कम लोग बातें कर रहे हैं इथेरियम को लेके। क्योंकि गाइस इथेरियम जो है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, उसकी वैल्यू $3,900 थी और आज उसकी वैल्यू हो गई $4,200। तो भाई जो इथेरियम है डेली बेसिस पे ग्रो करते जा रहा है, कुछ ही टाइम पे 5K भी हो सकता है। और कुछ क्रिप्टो एनालिस्ट का मानना है कि साल के अंत होते होते उसकी वैल्यू 10K तक हो सकती है। पर गाइस मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इथेरियम एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा आपके लिए, तो गाइस इसको जानने के लिए आप वीडियो तो एंड तक रहिए हमारे साथ। हम एक एक करके प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे कि इथेरियम की मेन प्रॉब्लम्स क्या है, जिसके बारे में बहुत कम लोग बातें कर रहे हैं। गाइस वीडियो शुरू करते हैं हमारा। इथेरियम 2.0 इसको गाइस ETH2 सेरेनिटी भी कहा जाता है। अब बेसिकली गाइस क्या है यहाँ पे, जो इथेरियम 2.0 है हमारा, वो हमारे इथेरियम नेटवर्क का अपडेटेड और अपग्रेडेड वर्जन है इथेरियम 2.0। अब गाइस यहाँ पे बात आती है इसको अपडेट करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो जो इथेरियम 2.0 था उसको अपडेट करने की जरूरत इसलिए पड़ेगा क्योंकि जो इथेरियम नेटवर्क था हमारे पास, उसमें मेजर 3 इश्यूज थे उनके साथ। पहला इशू था यहाँ पे स्केलेबिलिटी का, दूसरा यूजेबिलिटी का और तीसरा एक्सेसिबिलिटी का। गाइस पहला हम इशू देखते हैं स्केलेबिलिटी का। इसका मीन क्या होगा, वहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइम को लेकर प्रॉब्लम थी। इसको सब लोग समझते हैं इस तरह से, ये जब भी ट्रांजेक्शन होता है इथेरियम नेटवर्क के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो माइनर्स होते हैं उस इन्फॉर्मेशन को, ट्रांजेक्शन को पहले वैलिडेट करते हैं खुद, फिर नेटवर्क सभी लोगों से उसको वेरीफाई करवाते हैं और फिर उस ब्लॉक को ऐड कर देते हैं ब्लॉकचेन के अंदर। तो इस तरह से जो हमारा ट्रांजेक्शन होता है गाइस वो कंप्लीट होता है। बट गाइस यहाँ पे ध्यान देने वाला यहाँ पे ये है कि जब भी वो ट्रांजेक्शन होता है गाइस, तो जो माइनर्स होते हैं वो लिमिटेड टाइम में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करवा सकते हैं। और वहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है ब्लॉक साइज का, कि वहाँ पे जो भी ब्लॉक के अंदर एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हम फीड कर सकते हैं। जब वो इन्फॉर्मेशन ब्लॉक के अंदर फीड होगी वेरीफाई करके, वो एड होगा ब्लॉकचेन के अंदर, तब हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा। फिर दूसरे ट्रांजेक्शन के बाद ऐसे सेम रिपीट होगा। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि स्टार्टिंग में क्या हुआ कि धीरे धीरे जब 2015 चीज आई थी यहाँ पे इथेरियम नेटवर्क, तो सब चीज़ें सही चल रही थी, क्योंकि वहाँ पे जो डिफाई स्पेस है वो तक ग्रो नहीं किया गया, नहीं हुआ था उस टाइम पे। मतलब वहाँ पे जो यूजर थे वो कम थे वहाँ पे ग्लोबली, लेकिन जैसे जैसे उसके यूजर बढ़ते जा रहे हैं ग्लोबली करके, तो भाई वहाँ पे क्या हो रहा है कि ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे गाइस क्या हो रहा है कि जो ट्रांजेक्शन टाइम है वो बढ़ रहा है। मीन्स कि जो बाकी लोगों को जो है बाकी ट्रांजेक्शन है उनको वेट करना पड़ रहा था कि जो पहले ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो सके और ब्लॉकचेन में ऐड हो सके, उसके बाद उनका नंबर आएगा। तो भाई वहाँ पे क्या था कि जो टाइम लग रहा था ट्रांजेक्शन का वो लोगों को ज़्यादा लग रहा था और लोगों को वेट करना पड़ रहा था। तो गाइस इथेरियम 2.0 का मेन गोल यहाँ पे यही है कि जो हमारा टाइम लग रहा है ट्रांजेक्शन टाइम, अभी है 15 ट्रांजेक्शन हो रहा है हर एक सेकंड के अंदर, तो उसको बढ़ाकर हम कितना कर दें 10,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड। तो वैसे एक ग्रेट अचीवमेंट होगा यदि पॉसिबल होता है तो। और इससे क्या होगा, जो इथेरियम नेटवर्क है वो कैसे ग्रो करने में उसको हेल्प करेगी। भाई दूसरा इशू था यहाँ पे हमारा यूजेबिलिटी का। मीन का जैसे जैसे इथेरियम नेटवर्क ग्रो कर रहा है, ठीक है, डिफाई स्पेस ग्रो कर रहा है, तो वहाँ पे जो यूजर्स है हो रहे हैं गाइस वो उसके बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे करके गाइस। जितने यूजर बढ़ रहे हैं गाइस, तो नेटवर्क को मैनेज करना, नेटवर्क को होस्ट करना गाइस, उतनी उसकी जो कह सकते हैं जो फीस हो रही है वो बढ़ती जा रही है। मीन्स क्या हो रहा है, जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं गाइस तो हमें कुछ फीस देनी पड़ती है नेटवर्क के लोगों को, ताकि वो नेटवर्क को रन करा सकें एज अ फ्यूल कह सकते हैं हम, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। तो गाइस उसी फीस को हम कहते हैं गैस फीस। तो वो क्या रहा है, जैसे जैसे इथेरियम नेटवर्क में लोग बढ़ रहे हैं उसके यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो जो गैस फीस हो रही है गाइस वो भी इंक्रीज होती जा रही है, जैसे आप इस ग्राफ में देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे जो एग्जांपल है वीडियो के स्टार्टिंग में कि लोग इतने फीस पे क्यों कर रहे हैं गाइस। तो गाइस जैसे 2017 में एग्जांपल दूंगा क्रिप्टो कटीज का, तो गाइस जब वो वायरल हुई थी वो बहुत ज़्यादा तेजी से बिक रही थी, उनकी वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ रही थी। वहाँ पे गाइस लोगों ने 6 फिगर तक में गैस फीस पे की है गाइस। क्योंकि गाइस जो फोमो होता है गाइस कि कुछ चीज़ को मिस करने का डर जो होता है गाइस, वो लोगों को ड्राइव करता है इतनी महंगी फीस देने तक के लिए। तो गाइस इथेरियम 2.0 का गोल यहाँ पे ये है कि जो गैस फीस है गाइस उसको रिड्यूस किया जा सके किसी तरह से। और गाइस थर्ड इशू था यहाँ पे हमारा एक्सेसिबिलिटी का। मीन्स गाइस जो इथेरियम नेटवर्क है गाइस, वहाँ पे जो माइनर्स होते हैं गाइस वो अपनी कंप्यूटेशनल पावर लगाते हैं, अपना टाइम लगाते हैं और अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं उसको ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करने के लिए। तो गाइस वहाँ पे क्या हो रहा था कि लोग जो हैं कि कुछ ही लोग इस चीज़ को एक्सेस कर पा रहे थे, जिनके पास कह सकते हैं अच्छे पैसे थे और उनके पास टाइम था अपने इन्वेस्ट करने के लिए। पर गाइस यहाँ पे इथेरियम 2.0 का गोल यहाँ पे ये है गाइस
कि जो माइनर्स हैं गाइस उनको एक तो कम किया जाए ताकि जो ट्रांजेक्शन है टाइम तेजी से हो सके, और दूसरा गोल यहाँ पे गाइस ये था कि नॉर्मल व्यक्ति भी इस चीज़ को एक्सेस कर सकें। तो वैसे हम समझते हैं कि किस तरह से इथेरियम 2.0 है वो अपने गोल को अचीव कर पाया है या नहीं कर पाया है। तो वैसे जो भी हमने मेजर इशूज देखे गाइस, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन करना है हमें इथेरियम 1.0 से लेकर इथेरियम 2.0 तक के लिए, तो गाइस उसके लिए जो सॉल्यूशंस हैं गाइस वो दो सॉल्यूशंस हैं। पहला कि कंसेशन मेथड कौन सी यूज़ करने वाले हैं हम लोग, और दूसरा है शार्डिंग। तो गाइस दोनों को हम समझते हैं। पहला गाइस कंसेशन मेथड क्या होती है। कंसेशन मेथड गाइस सिंपल से क्या है कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है गाइस उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कराने के लिए जो भी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम इथेरियम 1.0 में यूज़ कर देंगे प्रूफ ऑफ वर्क को। प्रूफ ऑफ वर्क में गाइस सिंपल सा क्या होता है कि जो भी नोड्स में जो इथेरियम नेटवर्क होता है उसमें जो भी कह सकते हैं जो माइनर्स होते हैं, जो इनको हम नोड्स भी कहते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। और जब भी कोई ट्रांजेक्शन आता है गाइस वहाँ पे, तो उस चीज़ को वैलिडेट करने के लिए लोगों में कॉम्पिटिशन होता है कि जो व्यक्ति उस पर उसको वैलिडेट करेगा वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल कराएगा उसको ऐसे रिवॉर्ड मिलता है। जैसे कि हम बात करें इथेरियम ब्लॉकचेन के अंदर तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा इथर। तो इस वहाँ पे क्या होता है कि लोग क्या आ रहे हैं अपनी कंपटीशन पावर ला रहे हैं, एक दूसरे से कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, तो जो बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ को करने के लिए। तो इस वहाँ पे क्या रहा है वो टाइम के हिसाब से भी कॉस्टली पड़ रही थी, क्योंकि जो वेरिफिकेशन होता है जब वैलिडेट करने के बाद भी गाइस वो सभी लोग उस चीज़ को वेरीफाई करते हैं, तो वहाँ टाइम लगता है। और दूसरा गाइस इतना लोग कंपनी में पावर लगाते हैं ताकि उनको एक कॉम्पिटिशन होता है कि उनको सबसे पहले आना है, तो उसमें अपनी वो कह सकते हैं कि पैसे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो प्रूफ ऑफ वर्क में क्या हो रहा था गाइस कि वहाँ टाइम भी लग रहा था जो स्केबिलिटी की प्रॉब्लम थी, और दूसरा गाइस वहाँ पे पैसे खर्च कर रहे थे जो हमारे देखा था वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम थी, और गाइस जो यूजिलिटी की प्रॉब्लम है वहाँ पे कि माइनर्स इतने सारे हैं यहाँ पे लगभग 8000 प्लस माइनर्स हैं। तो वहाँ पे क्या जो गैस फीस है गाइस उस ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करवाने की वो भी ज़्यादा लग रही थी। अब गाइस यहाँ पे जो इथेरियम 2.0 था गाइस उनका मेन गोल यहाँ पे ये था गाइस जो कंसेशन मेथड यूज करें प्रूफ ऑफ वर्क की उसको चेंज कर सके हम प्रूफ ऑफ स्टेक में। तो गाइस इस मेथड को चेंज करने से उन्होंने दो टर्म्स चेंज करी। पहली टर्म गाइस यहाँ पे ये थी कि उन्होंने माइनस को चेंज किया वैलिडेटर्स के साथ, और दूसरा जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लगती थी इलेक्ट्रिसिटी उसको चेंज किया उन्होंने स्टेक के साथ। स्टेक गाइस क्या होता है सिंपल से हम कोई चीज़ दाव पे लगाते हैं, जैसे कोलेटरल जमा करवाते हैं। अगर सिंपल से इसके प्रोसेस को समझे प्रूफ ऑफ स्टेक की गाइस तो उसमें क्या होता है गाइस आपको एक मिनिमम कह सकते हैं अमाउंट होना चाहिए ईथ का। जैसे कि हम इथेरियम की बात करें स्टेकिंग करने के लिए आपको मिनिमम 32 ईथ की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप 32 ईथ को जो इथेरियम का डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि इथेरियम फाउंडेशन द्वारा बनाया गया होता है, तो उसमें आपको 32 ईथ यहाँ पे डिपॉजिट करवानी पड़ती है। अब गाइस यहाँ पे स्टेक करवाना पड़ता है। स्टेक का मीन्स गाइस क्या हुआ कि जो आपके 32 ईथ है गाइस वो आपके वहाँ पे सेव रह सकती है ना। दूसरा गाइस यहाँ पे ये है कि आपका एक्स्ट्रा एक सोर्स होता है पैसिव इनकम जनरेट करने का। वो कैसे होता है यहाँ पे कि उसके बाद जब आप ईथ जमा करवा लेते हो अपने स्टेक पर रखते हो, तो उसके बाद क्या होता है कि आपको सिंपल अपने जो कंप्यूटर होता है उसमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है जो कि इथेरियम 2.0 को सपोर्ट करता है। वो गाइस सिंपल सॉफ्टवेयर होता है, कोई भी इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकता है, जो कि हम कहते हैं जो कंप्यूटेशनल पावर है उतनी ज़्यादा खास रिक्वायर्ड नहीं होती है इसमें। उसके बाद क्या होता है गाइस कि जो इथेरियम की जो एल्गोरिथम होती है वो ऑटोमेटिकली लोगों को सेलेक्ट करती है कि कोई भी जो ट्रांजेक्शन है उसको कौन वैलिडेट करने वाला है। और जो भी एल्गोरिथम होती है गाइस वो इस वजह से सेलेक्ट करते हैं लोगों को कि सबसे पहला होता है यहाँ पे सिलेक्शन कहते हैं क्राइटेरिया उसका कि आपके पास कितने स्टेक में ईथ रखे हुए हैं, और दूसरा आपने कितने टाइम से स्टेक करके रखा हुआ है ईथ को। तो अगर दो क्राइटेरिया में आप आते हो तो आपको चांस मिल सकता है कि आप उस चीज़ को जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको वैलिडेट करने का। और गाइस अगर आप ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करते हो और अब बाकी सब लोग इसको वेरीफाई करके थम्स अप करते हैं तो गाइस आपको ऐसा रिवॉर्ड वहाँ पे ईथ मिलते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि आप अपने जो स्टेक है उसको तो आप सेव रख सकते हो अपने वहाँ पे कि जो आपने 32 ईथ है वहाँ पे हमेशा सेव ही रहेंगे। उसके बाद आपके पास एक और मौका है कि आप इस नेटवर्क में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसको इंप्रूव कर सकते हैं और साथ ही साथ आप पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे दूसरा साइड और आता है यहाँ पे कि जो प्रूफ ऑफ स्टेक है गाइस क्या वो सेफ है जितना प्रूफ ऑफ वर्क सेफ था। क्योंकि गाइस प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता था गाइस कि वहाँ पे 51% जो माइनर्स थे उनको एग्री करना पड़ता किसी चीज़ को मनाने के लिए, अगर कोई भी डेटा को कोई टेम्पर करना चाहता उसके साथ, तो कि गाइस जो कि इम्पॉसिबल था गाइस क्योंकि वहाँ पे जो लोग कनेक्टेड थे इंटरनेट से एक दूसरे के साथ, लेकिन डिसकनेक्ट थे क्योंकि कोई की आइडेंटिटी वहाँ पे रिवाइल नहीं हो रही थी, कोई किसी को जानता ही नहीं था वहाँ पे। तो कैसे कोई एग्री करना कह सकते हैं कि पॉसिबल था। तो प्रूफ ऑफ वर्क जो गाइस पूरी तरह सेफ एंड सिक्योर था। तो प्रूफ ऑफ स्टेक गाइस यही पूरी तरह सेफ एंड सिक्योर है गाइस, पर इसमें जो सिक्योरिटी का कह सकते हैं जो क्राइटेरिया होता है जो देखने तरीका है गाइस थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। तो यहाँ पे अलग किस तरह से गाइस यहाँ पे कि वहाँ पे आपको 51% माइनर को एग्री करना पड़ता है किसी चीज़ को लेके, पर यहाँ पे क्या होता है 51% ईथ आपको स्टेक पर रखना पड़ता है अगर आपको पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करना है। तो 51% ईथ पूरे स्टेकिंग में पूरे ग्लोबली इतना बड़ा नंबर होता है गाइस कि स्क्रीन में अभी आएगा भी नहीं। तो गाइस यहाँ पे कह सकते हैं जो प्रूफ ऑफ स्टेक है वो पूरी तरह से सेफ और सिक्योर है। और अगर यहाँ पे चीज़ आती है कि मान लीजिए कि जैसे कि मैं वैलिडेटर के काम कर रहा हूँ वहाँ पे एज ए प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर एज ए वैलिडेटर काम कर रहा हूँ,
और वहाँ पे अगर मैंने सोचा कि कोई इन्फॉर्मेशन को मैं चेंज कर दूँ या फिर कोई जो डिटेल्स हैं उनको जो कह सकते हैं डिलीट कर दूँ वहाँ से कुछ चीज़ को, तो इस वहाँ पे क्या होगा कि जो वहाँ की जो वैलिडेटर्स होते हैं सभी लोगों के पास उसकी एक कॉपी होती है, और अगर मैंने वहाँ कुछ चीज़ चेंजेस करने की सोचा और वहाँ मैंने उनको चेंज कर दिया तो बाकी सभी लोग उस चीज़ को वेरीफाई नहीं करेंगे और जो भी कह सकते हैं कि वो रिजेक्ट कर देंगे जो मेरा ट्रांजेक्शन था उस चीज़ को लेके। तो वैसे अगर आप ऐसा कुछ केसेस देखने को मिलते हैं हमको प्रूफ ऑफ स्टेक में, तो वैसे वहाँ पे जो आपने 32 ईथ आपके वहाँ पर डिपॉजिट कराई थी एज कोलैटरल एज स्टेक, तो वो वहाँ पे आप लूज कर सकते हो। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है गाइस यहाँ पे कि आपको सेकेंड टाइम चांस ही नहीं मिलेगा एज अ वैलिडेटर काम करने के लिए। तो गाइस आप जो भी काम करने वाले हैं अगर आपको पैसिव इनकम जनरेट करनी है तो आपको थोड़े बहुत रिस्क उठाने पड़ेंगे, और रिस्क नहीं होंगे अगर आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे। तो गाइस जो प्रूफ ऑफ स्टेक है गाइस, वो जो प्रूफ ऑफ वर्क के कंपेयर में गाइस ज़्यादा सस्टेनेबल है, एक्सेसिबल है। और गाइस थर्ड जो मेन चीज़ गाइस यहाँ पे जो कंप्यूटेशनल पावर रिक्वायर हो रही थी, जो कॉम्पिटिशन था गाइस यहाँ पे, वो ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे कि लोग इंडिविजुअली अपना वर्क कर सकते हैं और इफिशिएंटली कर सकते हैं। अब गाइस जो प्रूफ ऑफ स्टेक होता है हमारा वो एक टर्म को और अनलॉक करता है जिसको हम कहते हैं शार्डिंग। शार्डिंग गाइस कोई नया टर्म नहीं है, जैसे कंप्यूटर साइंस में आपने सुना हुआ चीज़ को, मीन्स कि जो हमारा मेन पार्ट होता है उसको हम छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर लेते हैं और सब पीस को एक इंडिविजुअल वर्क देते हैं और वो अपना स्पेशल टास्क करते हैं। इसी तरह से जो इथेरियम नेटवर्क है उसमें जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा इथेरियम का उसको हम छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर लेते हैं जिसको हम शार्ड्स कहते हैं। अब ये शार्ड्स अपना इंडिविजुअल टास्क परफॉर्म करते हैं, जिससे क्या होता है जब हम काम को डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे काम की एफिशिएंसी बढ़ती है, वो कम टाइम में हमारा ज़्यादा कम हो सकता है। थोड़ा एग्जाम्पल समझते चीज़ को, मान लीजिए जो प्रूफ ऑफ वर्क में माइनर्स होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं पहले उस चीज़ को देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए वहाँ 3 नोड्स हैं ए बी और सी, 3 माइनर्स हैं, 3 नोड्स कहते हैं उनको, तो और डेटा है हमारे पास एक टी। तो भाई जब ये टी डेटा को कह सकते हैं हम कि जब वैलिडेट होगा, वेरीफाई होगा सभी लोगों से, वो फिर ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा। तो वो किस तरह से होगा कि वो 3 लोगों से पास से जाएगा, 3 लोग उसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा। ठीक है, मतलब कि जो सेम डेटा है वो तीनों लोग वेरीफाई कर रहे हैं पूरा डेटा। अब यहाँ प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है गाइस कि जो 3 नोड्स हैं वो तो ए बी से तीनों नोड्स ही रहेंगी, बट यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारा डेटा होता है उसको हम छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा टी डेटा उसको हम डिवाइड कर लिया T1 T2 और T3 में। तो जो पहली शार्ड है हमारी ए शार्ड वो T1 टास्क को सोल्व करेगी, बी वाली T2 टास्क सोल्व करेगी और सी वाली T3 टास्क को सोल्व करेगी। मीन्स की क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो हमारी जो शार्ड्स होती हैं वो एक कह सकते हैं छोटा छोटा पार्ट्स होते हैं इथेरियम 2.0 के पूरे डेटाबेस का, और जो एक इंडिविजुअल शार्ड होती है वो अपना एक टास्क परफॉर्म करती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारे की जो कह सकते हैं जो इफिशियंसी वर्क की वो इंप्रूव होती है, और दूसरा जो हमारा टाइम होता है वो कम टाइम में रहता है। तो ये जो शार्ड होता है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इथेरियम 2.0 के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अब गाइस यहाँ पे बात आती है फ्यूचर रोड मैप को लेकर कि जो इथेरियम 2.0 है गाइस किस तरह से अपने को ट्रांसफॉर्म करने वाला है इथेरियम 1.0 से लेके। तो गाइस सिंपल सा समझते हैं इसको। तो उन्होंने इस कह सकते हैं पूरी प्रोसेस को 4 फेज में डिवाइड किया है, फेज 0, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। तो गाइस हम पहले बात करते हैं फेज 0 की। तो गाइस यहाँ पे उनका मेन गोल यहाँ पे ये था प्रूफ ऑफ स्टेक एंड द बीकॉन चेन। प्रूफ ऑफ स्टेक की बात हम पहले बात कर चुके हैं, बीकॉन चेन की बात करेंगे गाइस हम यहाँ पे। तो बीकॉन चेन गाइस यहाँ पे क्या है, एक दूसरी चेन है जो सेपरेटली वर्क करती है बट पैरेलली जो फर्स्ट हमारी मेन चेन इथेरियम के उसके साथ पूरे इथेरियम नेटवर्क के अंदर। मीन्स कि यहाँ पे एक इथेरियम चेन है उसके साथ पैरेलली दूसरी चेन वर्क कर रही है, हम इसको बीकॉन चेन कहते हैं, जो एक दूसरे से सेपरेट है बट एक दूसरे के पैरेलली वर्क करती हैं। मीन्स कि जो भी मेन ट्रांजेक्शन होंगे गाइस हमारा ये ट्रांजेक्शन वो होंगे इथेरियम की मेन चेन के ऊपर। फर्स्ट ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करना, उसको वैलिडेट करना, फिर जो इसने उसको वैलिडेट किया उसको रिवॉर्ड देना, उसका पूरा जो काम होगा गाइस वो बीकॉन चेन के ऊपर होगा। तो इससे क्या होगा गाइस कि जो भी टास्क है जो भी काम है गाइस वो दोनों चेन के ऊपर बराबर बढ़ जाएगा, तो जिससे इसकी जो एफिशिएंसी है, जो टाइम की जो प्रॉब्लम थी वो इंप्रूव हो सके। अब गाइस यहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेक में एक पॉइंट और रह जाता है यहाँ पे कि जो कोई भी जो मेथड होती है, जैसे प्रूफ ऑफ वर्क था, प्रूफ ऑफ स्टेक यहाँ पे है, सबके अपने अपने कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे जो प्रूफ ऑफ स्टेक होता है उसका प्रोटोकॉल हम कहते हैं केस्पर POS प्रोटोकॉल। तो इस प्रोटोकॉल में क्या है, 3 बातें उन्होंने सिंपल रूल्स में लिखी हुई हैं। पहला यहाँ पे ये है कि आपके जो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर रहे हो वो बीकॉन चेन को सपोर्ट करता हो, दूसरा गाइस आपके गुड इंटरनेट कनेक्शन हो, और तीसरा गाइस आपके मिनिमम 32 ईथ रखी हो आपके स्टेक में। अब गाइस यहाँ पे जो मिनिमम 32 ईथ रखनी है आपको, वो रखनी है आपको स्टेक के लिए जब तक फेज 1 नहीं आ जाता है। अब गाइस फेज 1 क्या होता है यहाँ पे, सिंपल सा हमारा जो हमने बात की थी शार्डिंग की। मीन्स कि जो इथेरियम 2.0 जो पूरा डेटाबेस है उसको सिंपल से छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर लेना, ताकि जो पूरी इथेरियम नेटवर्क है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकें हम लोग। अब गाइस जो बीकॉन चेन है हमारी वो सेपरेटली वर्क करती है हमारे पास इथेरियम 1.0 के साथ, जो प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं हम लोग। और जो बीकॉन चेन है गाइस वो नीचे कनेक्टेड रहेगी गाइस हमारे पास यहाँ पे हमारे शार्ड चेन से कनेक्ट करती है, और बीकॉन चेन में इंश्योर करती है कि जो भी शार्ड चेन में कॉन्सेंसस हो रहे हैं, जो भी वर्क हो रहा है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है।
तो गाइस जो फेज 1 थी हमारे पास इथेरियम 2.0 की, उसका मेन गोल गाइस यहाँ पे ये था कि जो भी शार्ट चेन्स है उसका जो आर्किटेक्चर उसको टेस्ट किया सके। तो दूसरा यहाँ पे गोल उनका ये था गाइस कि जो भी शार्ट चेन्स है उनके जो कंसेंसस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है या नहीं, उसको चीज़ को वेरीफाई कर सकें। इसके बाद गाइस आती है हमारे पास यहाँ पर फेज 2। यहाँ पे गाइस क्या है, जो आपको लास्ट वीडियो में याद हो मैंने बात की थी ईवीएम की, इथेरियम वर्चुअल मशीन। ये गाइस रिस्पॉन्सिबल होती है एक्सचेंज टोकन ERC20 टोकन्स के लिए, रिस्पॉन्सिबल होती है गाइस डिप्लॉयमेंट ऑफ DApp एंड रिस्पॉन्सिबल होती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रन कराने के लिए। तो गाइस यहाँ पे इथेरियम 2.0 का गोल यहाँ पे ये है कि जो EVM है उसको रिप्लेस कर सके हम EVASM से। EVASM में क्या है, इथेरियम वर्जन ऑफ वेब असेंबली। यहाँ पे इनका गोल यहाँ पे गाइस ये है इस फेज 2 में कि जो भी नेटवर्क में डेवलपर्स हैं और जो भी कम्युनिटी उनकी इथेरियम की पूरी, उस कम्युनिटी के लिए थोड़ा इजी हो रहा है इस चीज़ को यूज़ करना, और जो नेटवर्क है वो फास्ट, सिक्योर और पोर्टेबल बना रहे। तो गाइस जब इथेरियम 2.0 अपने ये कहते हैं जो फेज 2 पार कर लेगी, तब हम कह सकते हैं कि जो इथेरियम गाइस अपना फुल पोटेंशियल से दुनिया के सामने आएगा और जो रिवॉल्यूशन है गाइस उसको तेजी से इम्प्रूव कर सकता है। और गाइस इसका जो लास्ट फेज उनकी फेज 3, इस फेज में सिंपल सा क्या है कि जो भी अपग्रेड या अपडेशन होनी है उसको लेके, जैसे कि कंसिस्टेंट अपडेशन हो गई, स्केलिंग और अपग्रेड करना होगा कि जैसे जैसे कह सकते यूजर्स बढ़ेंगे कि जो ट्रांजेक्शन अभी लिमिट आएगी 10,000 ट्रांजेक्शन हर एक सेकंड के, उसको हमें और इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो जो भी अपडेट अपग्रेडेशन होंगी गाइस वो फेज 3 में होंगी। अब गाइस हम वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आ गए हैं, जहाँ हम बात करने वाले हैं कि इथेरियम एक लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। गाइस जैसे कि अभी हम लास्ट वीडियो हमने देखा था उसकी वैल्यू थी $3,900 और आज देख रहे हैं इसकी वैल्यू पे $4,200, लगभग $300 इंक्रीज हो गई 2 दिन के अंदर अंदर। और कुछ क्रिप्टो एनालिस्ट का मानना है गाइस इसकी वैल्यू 5 के होने वाली कुछ टाइम बाद, वो साल के अंत होते होते 10 के भी हो सकती है। बट गाइस फिर भी आपको अवेयर करूँगा इस चीज़ को लेकर कि जो इथेरियम है गाइस एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप 5 साल या 10 साल का विंडो देखो तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब वो क्यों नहीं गाइस, मैं कुछ चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ फाइनेंशियल एडवाइस नहीं गाइस यहाँ पे, क्योंकि गाइस मैं भी कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ आपके साथ। बट गाइस जो मैंने ऑब्जर्व किया इथेरियम को प्रोजेक्ट पे रिसर्च कर रहा था उसके बारे में, जब मैंने उस प्रोजेक्ट को जाना तो गाइस वहाँ पे मेन प्रॉब्लम उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में गाइस, कि जो भी हमने बात की अभी इथेरियम 2.0 को लेके कि जो उनके फेज 1 थे, फेज 0, 1, 2, 3 तक थी। तो गाइस जब तक ये फेजेज अप्लाई नहीं होंगे रियल टाइम में, तब तक गाइस जो मेन प्रॉब्लम उनकी गैस की और स्केलेबिलिटी फीस की गाइस वो सोल्व नहीं होने वाली है। वो गाइस आप जो फेज 0 है वो भी अभी तक अप्लाई नहीं हुई है, जिसके बारे में बहुत कम लोग बातें कर रहे हैं, उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि जो प्राइस है गाइस वो लोगों को एक्साइटेड कर रहे हैं गाइस। क्योंकि अगर मैं नॉर्मल आपसे बात करूँ मैं, जैसे कि जो क्रिप्टो किटीज आई थी गाइस 2017 से प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पे क्या हुआ था कि जब ये मार्केट में लॉन्च हुई थी गाइस तो बहुत तेज़ी से वायरल हो गई थी। उस टाइम लोगों को जल्दी जल्दी क्रेज चल रहा था चीज़ों को परचेस करने का, तो उन्होंने गाइस लगभग 6 फिगर में कहते हैं गैस फीस तक पे की उस चीज़ को खरीदने के लिए। तो गाइस ये जो इन्वेस्टर्स हैं या कहते हैं जो बड़े बड़े लोग हैं पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वो चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। बट जैसे आप और मैं बात करूँ, जैसे एक सिंपल सा ट्रांजेक्शन देखिए आप यहाँ पे, एक सिंपल सा ट्रांजेक्शन करने के लिए अगर आप स्लो गैस लिमिट सेट करते हो उसके बाद भी आपको यहाँ पे $277 लगभग 20,000 रुपये पे करने होंगे ट्रांजेक्शन फीस के लिए। अगर आपको फास्ट ट्रांजेक्शन सुनते हो, आपकी ट्रांजेक्शन थोड़ा जल्दी हो सके, तो आपको $358 लगभग समझ लीजिए 26,000 रुपये तक के पे करने होंगे सिंपल से ट्रांजेक्शन फीस के लिए, क्योंकि आप और ऐसा हम लोग आम लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो भाई जो मेन प्रॉब्लम है गाइस यहाँ पे उसकी गैस फीस को और स्केबिलिटी को लेके, तो गाइस जो प्रॉब्लम बढ़ रही है गाइस ये गैस फीस को लेके गाइस वो इथेरियम खुद बढ़ा रहा है। वो किस तरह से बढ़ा रहा है गाइस यहाँ पे कि जैसे जैसे यूजर बढ़ते जाएंगे इथेरियम नेटवर्क को लेके गाइस, तो वहाँ पे क्या गाइस उस नेटवर्क को मैनेज करना, उसको होस्ट करना, उसकी जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होता है धीरे करके, क्योंकि वो वर्क कर रहा है प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर, जहाँ माइनर्स वर्क करते हैं। तो गाइस माइनर्स जो वो फीस सेट करते हैं गैस फीस को लेके, और अगर आपको ट्रांजेक्शन हो रहा है माइनर की जो गैस फीस है गाइस उससे मैच नहीं करती, ट्रांजेक्शन को रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपको जो माइनर जो फीस सेट कर रहे हैं उतनी फीस आपको पे करनी होगी। और माइनर गाइस फीस इस तरह सेट करते हैं जितना उनके पास कंप्यूटेशन पावर लगती है। तो जितना ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे, जो लोग बढ़ेंगे तो उतनी आपकी कंप्यूटेशन पावर लगेगी, तो जितनी कंप्यूटेशन पावर लगेगी उतनी आपकी गैस फीस बढ़ती रहेगी। तो ये मतलब कि क्या है, जो इथेरियम को जो मेन किलर है गाइस वो इथेरियम ही है, क्योंकि जो स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम, जो गैस प्रॉब्लम है, वो जैसे जैसे इथेरियम नेटवर्क ग्रो करेगा वैसे तो प्रॉब्लम भी बढ़ती जाएंगी। एंड सेकेंड चीज़ यहाँ पे गाइस है यहाँ पे कॉम्पिटिटर, मतलब कि जो इथेरियम के जो मेन कॉम्पिटिटर हैं गाइस, जैसे हम बात करें कार्डिनो एडा की या पोल्काडॉट की, जिसको हम डॉट भी कहते हैं। तो गाइस ये दोनों प्रोजेक्ट है गाइस, इनकी जो टीम है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर गाइस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनके जब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होंगे गाइस तब आपको यहाँ पे इतनी गैस फीस या स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि वो शुरू से ही वर्क करें प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर। जैसे हम बात करें कार्डिनो की गाइस, कुछ ही टाइम पहले गाइस उन्होंने अफ्रीका का एक प्रोजेक्ट पे वर्क किया था, और जो कह सकते हैं 5 मिलियन जो कहते हैं बच्चे, उन्होंने उसकी जो अटेंडेंस है, उसका जो मैनेजमेंट हुआ स्कूल रिकॉर्ड्स का, वो इस कार्डिनो के ब्लॉकचेन पे वर्क कर रहा है और वो सक्सेसफुली भी रहा गाइस।
मीन्स कि जो कॉम्पिटिटर है वो तेजी से ग्रो कर रहे हैं, जो इथेरियम को पीछे छोड़ सकते हैं। एंड गाइस थर्ड गाइस यहाँ पे बात यहाँ पे ये है यहाँ पे कि जब भी आप जैसे ग्राफ देखो आप यहाँ पे, तो जब बियर मार्केट और बुल मार्केट आता है तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी बुल रन होती है तो जो इथेरियम होता है गाइस लगभग हर टाइम आउट परफॉर्म करता है बिटकॉइन को। लेकिन जब गाइस बियर रन आती है, बियर का टाइम आता है, मतलब ये प्राइसेस जब डाउन होते हैं तो गाइस जो होता है इथेरियम गाइस होता है जो हमेशा कह सकते हैं डाउन जाता है बिटकॉइन कंपेरिजन में, वो लगभग हर बार बढ़ ही रहा है जब डाउन जाता है। और गाइस अगर स्केलिटी की प्रॉब्लम और गैस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो गाइस आप जो देख सकते हैं ग्राफ को, गाइस इथेरियम गाइस बहुत ज़्यादा डाउन जा सकता है। तो गाइस सिंपल सा बात यहाँ पे ये है कि आप जो थोड़ा सा प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू है उसको थोड़ा सा साइड रख के जो रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स है गाइस उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचोगे कि आने वाले टाइम में 5 साल या 10 साल बाद कौन सा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है और जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने वाले हैं, उनके फंडामेंटल्स क्लियर हैं। तो अगर आप उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हो गाइस तो आप उस प्रोजेक्ट को कह सकते हैं कि उस प्रोजेक्ट को बूस्ट कर रहे हो तो खुद ही खुद आप सेकेंड अपना जो प्रॉफिट गाइस वो भी जनरेट कर सकते हो। तो सिंपल सा आप अपनी रिसर्च करिए, अच्छे प्रोजेक्ट पे ध्यान दीजिए। और जो भी मैंने आपको बताया भी यहाँ पे इस वीडियो में, तो ये सिंपल कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी, बिल्कुल मैं फिर से कहना चाहूँगा। सिंपल से मेरा ऑब्जर्वेशन था जो मैंने इसको ऑब्जर्व किया है कि लोग अभी भी इतनी गैस फीस की प्रॉब्लम कह सकते हैं फेस कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में जैसे जैसे नेटवर्क ग्रो करेगा वो आपको प्रॉब्लम और देखने को मिलेगी। तो गाइस बस इतना ही था आज की वीडियो में। क्या आज हमने देखा कि इथेरियम 2.0 क्या था, उसका पूरा रोड मैप क्या है। पर गाइस अगर उसको दूसरी साइड देखें हम इस चीज़ को लेके, अगर जो इथेरियम ने प्रॉमिस किया है अगर वो इस प्रॉमिस को कंप्लीट करते हैं गाइस तो ज़्यादा चांसेस है कि जो कार्डिनो जो पोल्काडॉट है गाइस इनको वो इजीली पीछे छोड़ सकते हैं। बट गाइस इसके जो चांसेस है गाइस अगर मैं नंबर का तो देखूँ तो 100 में सिर्फ 10 नंबर है कि चांसेस है कि इथेरियम अपना इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी 90% चांसेस है गाइस यहाँ पे जो कार्डिनो जो पोल्काडॉट है दूसरे जो प्रोजेक्ट हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्क कर रहे हैं वो इस चीज़ को पीछे छोड़ सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने देखा इथेरियम 2.0 को लेके और इथेरियम के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेके मेरे क्या ऑब्जर्वेशन रहेगा गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो को गाइस लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो चीज़ को अवेयर हो सके गाइस। क्योंकि गाइस मार्केट में जैसे हमने किसी यूट्यूब वीडियो सुना या कुछ हमने किसी दोस्त से सुना तो उस चीज़ को हम एक्साइटेड होकर चीज़ खरीद लेते हैं। बट गाइस यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है यहाँ पे कि जो पैसा अगर आप लूज़ करते हो तो आपको जो हमने बात की थी डोगी कॉइन के एलन मस्क वो आपको पैसे देने नहीं आने वाले, ना कोई यूट्यूबर देने वाला है। तो आप खुद अपनी रिसर्च करिए, अपने आप को एजुकेट करिए उस चीज़ को लेके, और आपको अगर अच्छा लगता है कि वो प्रोजेक्ट में आप इंटरेस्टेड हो या फिर आपको लगता है कि प्रोजेक्ट आगे चल के ग्रो कर सकता है तो आप उस पर इन्वेस्ट करो। अगर आप पैसा लूज भी करते हो गाइस तो भी आपको अफसोस नहीं होगा क्योंकि वो आपका डिसीजन था। गाइस अवेयर है इस चीज़ को लेके, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।